बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी सेंटर में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं और शाकिर दो ही बहन भाई थे। जब से अम्मा अब्बा की वफात हुई थी हम लोग एक कमरे के छोटे से घर में रहने पर मजबूर थे। हमारे पास जिंदगी के कोई वसाइल मौजूद नहीं थे। अम्मा अब्बा के बाद जिंदगी ने इस कदर मजबूर किया कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। शाकिर मुझसे 2 साल बड़ा था। उसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, जबकि मैं उससे साल या 2 साल बड़ी थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। घर में एक दूसरे से बातें करते वक्त गुजर जाता। अम्मा की जमा पूंजी पर हमारी जिंदगी का दारोमदार चल रहा था। अब तो हमारे पास मकान के किराए के पैसे भी नहीं बचे थे। बिलाखिर मजबूरन एक बैठक किराए पर लेना पड़ी। दोनों बहन भाइयों को रहने को एक कमरा ही काफी था, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त भी तो करना पड़ता है। जल्द ही मैं और भाई काम की तलाश में घर से निकले। मुझे तो सिलाई सेंटर में दाखिला मिल गया था। यहाँ पर सिखाने के साथ साथ रोजाना के 50 या कभी 100 रुपए भी मिल जाते। 50 या 100 रुपए से इतना होता कि हम दोनों एक वक्त का खाना पेट भरकर खा लेते। लेकिन मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि मेरा भाई शाकिर अक्सर गुमसुम रहता है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन रात को मैं सो रही थी कि भाई के चीखने की आवाज सुनकर उठ बैठी। वो भी अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब में शदीद डर गया हो। भाई, तुम्हें क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? मैंने भाई को डरते देखकर पूछा। कहने लगा, शमो, तू आज से सिलाई सेंटर नहीं जाएगी। तू जानती भी है मैं तेरे लिए कितना फिक्रमंद रहता हूँ। शहर के हालात इस कदर खराब हैं। मैं रोजाना डरता हूँ कि न जाने मेरी गैर मौजूदगी में तुझे कोई हादसा न पेश आ जाए। शमो मेरी बहन। वो मेरी तरफ देखकर रोने लगा। अपने भाई को देखकर मुझे बेइंतहा प्यार आया। वो इस उम्र में मेरी कितनी फिक्र करता था, जब लड़के अपने घर से बाहर लापरवाही और बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। भाई, मैं सिलाई सेंटर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम जानते हो ना, अभी हमारी ज़रूरतें किस कदर बढ़ गई हैं। इस मकान का किराया भी तो देना है। उसकी आंखों में बला की बेचारगी थी। उस दिन के बाद से मेरी और शाकिर की बात ही ना होती। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कमरे में रहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से बात न कर पाते। वो बाहर से आता तो आते ही यकदम बाथरूम में घुस जाता। उसके हाथ में कभी रंग बिरंगा तो कभी काले रंग का एक शॉपर होता। मैं ये देखकर उलझ जाती। मैं समझती कि शायद वो अपने लिए खाने की कोई चीज लाया होगा, लेकिन मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता था, वो अकेले में कैसे कुछ खा सकता था। बिलाखिर मैंने अपने भाई की निगरानी करना शुरू कर दी। वो जब भी बाथरूम जाता, उसके जाने के बाद मैं किसी न किसी बहाने से उसे कमरे से बाहर भेज देती। कभी बाजार से कुछ लेने भेज देती तो कभी कोई और बहाना कर देती। वो चुपचाप चला जाता। मैं उसके जाने के बाद अच्छी तरह कमरे का और बाथरूम का जायजा लेती। मुझे ना ही डस्टबिन और ना ही कहीं बाथरूम में खाली शॉपर पड़े हुए मिलते। मैं हैरान हो जाती कि आखिर मेरा भाई खाली शॉपर लेकर रोज बाथरूम क्यों जाता है। कहीं मेरा भाई जहनी मरीज तो नहीं बन गया, मैं सोचने लगी। लेकिन या खुदाया, चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो जहनी मरीज बन गया। सोच सोच कर मेरी तान उस वक्त टूटी जब एक दिन मैंने इत्तेफाक से बाथरूम में फ्लैश वाली टैंकी का ढक्कन खोला। सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई की हकीकत इस कदर तल्ख होगी। अब तो उसने काफी दिनों से शॉपर लाना छोड़ दिए थे, लेकिन आज जो राज मुझे मालूम हुआ था उसके बाद किसी वजाहत की कोई जरूरत नहीं थी। बहरहाल मैं चुपचाप होकर बैठी रही। मैंने सोच लिया कि इस मामले पर मैं चुप इख्तियार किए रखूंगी, लेकिन मसले का हल जरूर ढूंढूंगी। इत्तेफाक से अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने समरीन खड़ी थी। समरीन को देखकर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मेरी उस वक्त से सहेली थी जब से मैंने सिलाई सेंटर जाना शुरू किया था, लेकिन फिर भाई के पुरजोर इसरार पर मैं सिलाई सेंटर नहीं जाती थी,
क्योंकि भाई ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि घर का खर्चा वो खुद ही चला लेगा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। भाई की फिक्रमंदी देखते हुए मैं भी घर पर रहने लगी, हत्ता कि मैं अपनी दोस्तों के साथ भी बाहर ना निकलती। लेकिन समरीन मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, उससे गपशप भी काफ़ी थी, उसके बिना रहने का तसव्वुर नहीं था। और आज वो खुद मिलने आई थी, मैं उसे कैसे इनकार कर देती। समरीन ने बताया कि वो मुझे बहुत याद करती है, सिलाई सेंटर की बाकी औरतें भी मुझे बहुत याद करती हैं और चाहती हैं कि मैं वापस सिलाई सेंटर आ जाऊं। समरीन की बात सुनकर मैं मुस्कुराकर ही रह गई, क्योंकि मेरा भाई मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता था। लेकिन फिर समरीन ने एक ऐसी बात कही कि उसे सुनकर मैं घर में बैठे नहीं रह सकती थी। उसने बताया कि हमारे सिलाई सेंटर की सरबराह सबीहा आंटी की बेटी की शादी है। उनकी बेटी से हम सब लड़कियों की अच्छी सलाम दुआ थी, सो मैंने सोच लिया कि सबीहा आंटी की बेटी की शादी में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि इन्होंने हम लड़कियों को बहुत सहारा दिया था, बुरे वक्त में हमारी उम्मीद बंधाई थी। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि सबीहा आंटी, जिनसे मैं अपना हर मसला शेयर करती थी, उन्हें ये ज़रूर बताऊंगी कि मेरे भाई के साथ एक अजीब व गरीब मसला दरपेश है, और जो हकीकत मैंने उसकी उस दिन जानी थी, इस बारे में भी जिक्र करना था। दोनों मकासद अपने जहन में रखते हुए मैंने अपने भाई से बाहर जाने की बात की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अभी तक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं सबीहा आंटी की बेटी की शादी में जा रही हूँ। मैंने सोचा अगर मैंने ऐसा कहा तो वो यही समझेगा कि सिलाई सेंटर जाने का बहाना है। मैंने कहा, मेरी एक सहेली की शादी है, अगर तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगे तो मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मेरा भाई मुझसे छोटा था, मेरे इसरार करने पर उसने मुझे इजाज़त दे दी। 3 दिन बाद मुझे समरीन के साथ जाना था। उस दिन भाई सुबह के 6 बजे ही घर से चला गया था। उसने नाश्ता भी मेरे साथ नहीं किया था। मैंने इसे मामूल की नाराज़ी समझा और समरीन के साथ चली गई। समरीन तकरीबन मुझे शाम के 4 बजे लेने आई थी। मुझे लेकिन शाकिर की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। मैं समरीन के साथ तकरीबन शाम के 5 बजे सिलाई सेंटर के करीब ही वाक़े आंटी सबीहा के घर पहुंची। यहाँ पर अलग ही रौनक लगी हुई थी। उस वक्त बड़े लोग भी शादियां अपने अपने घरों में ही किया करते थे, शादी हॉलों का रिवाज नहीं था। ये सब तो अब शुरू हुआ है। बहरहाल सबीहा आंटी के घर में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद, 1-2 घंटे के हल्ले गुल्ले के बाद, बारात का शोर सुनकर सारी लड़कियां बाहर की तरफ भागीं। लड़के वाले बड़े ठाठ से आए थे। इनके साथ ढोल बजाने वाले अलग थे, नाचने गाने वाले अलग थे, जबकि इनकी औरतों ने शाहाना तर्ज के लिबास पहन रखे थे। हमें तो उनके आगे एहसास कमतरी हो रहा था, खुसूसन सिलाई सेंटर से आने वाली लड़कियों को। लेकिन थोड़ी ही देर में ये लोग लड़की वालों के साथ घुल मिल गए। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र ख्वाजा सराओं की उस टोली पर पड़ी, जो नाचते गाते सबकी तवज्जो हासिल कर रहा था। अचानक मेरी नज़र ख्वाजा सराओं में एक शनासा से चेहरे पर पड़ी। मैं उसे देखकर देखती ही रह गई। यकीन आ जाए इसलिए दौड़कर उसके करीब गई। देखा वो नाचने में मसरूफ़ था। वो कोई और नहीं, मेरा अपना ही भाई शाकिर था। उसे यहाँ नाचते देखकर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन सरक गई। सबीहा आंटी का घर था। मैं वहाँ उसे कुछ नहीं कह सकी। शायद उसने मुझे नोटिस नहीं किया था, वो अपनी ही धुन में मगन था। लेकिन मैं उसे देख चुकी थी और पहचान भी चुकी थी। अब समरीन के बजाय मैं उन ख्वाजा सराओं की ताक में लग गई कि ये कब यहाँ से जाएंगे। निकाह के वक्त भी मैं ख्वाजा सराओं की टोली के इर्द गिर्द ही मौजूद रही। मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह नकाब से ढांप लिया ताकि अपने भाई पर नज़र रख सकूं। कहीं मेरी नज़र का धोखा ना हो, खुदा ना करे ये मेरा भाई हो। एक लम्हे को मेरा दिल ये भी कहता, लेकिन वही नक्श, वही चाल ढाल, बालों का वही अंदाज, मैं कैसे भूल सकती थी कि ये मेरा भाई है। मेरा भाई इन सब से काफ़ी कम उम्र लग रहा था, जबकि उस टोली में मौजूद बाकी ख्वाजा सरा उम्र में उससे काफ़ी बड़े थे। मेरे जहन में कई खदशे गर्दिश करने लगे, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों के साथ 17-18 साल के लड़के का रहना खतरे से खाली नहीं था। मेरे दिल में खतरे की घंटी बज रही थी, जो किसी सूरत भी मुझे सुकून का सांस न लेने दे रही थी। थोड़ी देर के बाद निकाह हो गया। बारात वापस जाने ही वाली थी।
ख्वाजा सराओं की ये टोली नाच नाच कर बेहाल हो रही थी, क्योंकि निकाह की खुशी में अब हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं। बहरहाल शादी का ये मरहला आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा। सारे बाराती गाड़ी में बैठ गए और ख्वाजा सराओं ने अपने घर की राह ली। ये ख्वाजा सरा तो ऐसे ही लावारिस होते हैं, इन्हें लोग अपने साथ तो ले आते हैं, लेकिन ले जाने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होती। मैंने देखा सबकी आंखें बुझी बुझी सी थीं, क्योंकि इन्हें यहाँ से कोई ख़ास पैसे नहीं मिले थे। शादी की भगदड़ में समरीन को मेरा ख्याल नहीं रहा। जब ख्वाजा सराओं की ये डोली बारात वाले घर से निकली तो मैं भी चुपके से नकाब ओढ़े उनके पीछे पीछे चल दी। डर तो मुझे भी लग रहा था कि न जाने ये ख्वाजा सरा रात के इस वक्त कहाँ जाएंगे, लेकिन इनकी बातों और इनके अंदाज से मुझे मालूम हुआ कि ये लोग बुरे इंसान नहीं हैं। आपस में छोटी छोटी मासूम बातें करते अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपने घर तक पहुंच गए। मैं वहीं दीवार की ओट में छुपकर खड़ी हो गई। मेरा भाई भी उन्हीं के साथ अंदर चला गया। शायद वो अपने हिस्से के पैसे लेकर आना चाहता था। दीवार की ओट में खड़ी मैं काफ़ी देर रोती रही। आधे घंटे के बाद मेरा भाई अपना हुलिया दुरुस्त करता कमरे से बाहर निकला और ख़ुद को एक कोट में ढांप लिया। मैं जान गई थी कि वो शाकिर ही है। उसने मुझे नहीं देखा था। मैं दीवार की ओट में रही। उसने आगे गली में कदम बढ़ाए तो मैं दबे कदमों उसके पीछे हो ली। वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता आगे जा रहा था। थोड़ा दूर जाकर उसने एक रेहड़ी से फल खरीदे और उसका रुख घर की तरफ था। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं अपनी आंखों पर भरोसा करके यहाँ ठीक ही पहुँची थी और बर वक्त पहुँची थी। शाकिर आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चलती रही। थोड़ी देर में हमारा घर आ गया। उसने घर के दरवाजे को बंद देखा तो मुकर्ररा जगह से चाबी निकाली। वो जानता था कि आज मैं अपनी सहेली की शादी में गई हूँ। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी उसके साथ ही अंदर आ गई। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा तो मैंने उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। वो हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसके होंठों पर वो लाली अभी भी लगी हुई थी जो उसने शादी वाले घर लगाई थी, मगर हुलिया ज़रा बदल चुका था। अक्सर ही वो बाहर से आकर मुंह पर हाथ रखे बाथरूम की तरफ चला जाता था। आज मुझे इस सब की वजह समझ में आ गई थी। मैं शाकिर पर चिल्लाने लगी, शाकिर, आखिर तुम्हें क्या मजबूरी थी कि तुमने अपने मरहूम माँ बाप की रूह को तकलीफ देने के लिए ये काम कर डाला? मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। क्या मतलब है बाजी? मैंने क्या किया? वो अभी तक हैरान था। अनजान मत बनो शाकिर, मैं शादी में सब देख आई हूँ। तुम कैसे वहाँ औरतों की तरह नाच रहे थे। तुम्हारे जनाना अंदाज देखकर मुझे शर्म आ गई कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने एक और थप्पड़ शाकिर के गाल पर रसीद कर दिया। अब तो वो बेचारा लाल मुंह लिए मेरी तरफ देखकर रोने लगा। एक मैं ही तो उसका सहारा थी। आज मैं ही उस पर बरस पड़ी तो उसके दिल पर क्या बीती होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। वो मेरे पाँव में बैठकर रोने लगा। बाजी, तुम नहीं जानती मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपनी इज्जत नफ्स को रोल देना आसान नहीं होता। शाकिर रो रहा था। उसके रोने पर मुझे भी रोना आ गया। मेरे भाई, तुम इस सब में कब पड़ गए? जब तुम्हारी बहन ये सब करने को थी तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? मेरा गुस्सा अब नरमी में बदल चुका था। वो हिचकियाँ लेते हुए बोला, बाजी समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कमाना मेरा फर्ज है और मैं ही कमाऊंगा। उसके लहजे में एक अज़्म था, मगर बेबसी भी आंखों से छलक रही थी। मेरे भाई, रोजी ऐसे नहीं कमाई जाती। रोजी कमाने के हजारों तरीके हैं। मैंने उसे समझाया तो वो हिचकियाँ लेकर रोने लगा। याद है उस दिन जब तुम सिलाई सेंटर जा रही थी, मैं भी चुपके से तुम्हारे पीछे पीछे आया था। ये सुबह का वक्त था। मैं देखना चाहता था कि तुम जब जाती हो, कि तुम रास्ते में जाते हुए कितनी महफूज होती हो। जानती हो, इस घर से थोड़ा आगे एक बड़ा घर है जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। उस दिन जब तुम उस दरवाजे के सामने से गुजरी थी तो एक बदकुमाश आदमी तुम्हारे पीछे पीछे आया था। उस आदमी को तुम्हारे पीछे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा कि शायद अपने किसी काम से जा रहा होगा, मगर उसकी नज़रें ऐसी थीं कि मैं बर वक्त ही समझ गया था कि उसके इरादे क्या हैं। थोड़ी ही दूर जाकर उसने तुम्हारे पीछे लपकने की कोशिश की तो मैंने उसे वहीं पर जा लिया। उस दिन के बाद से मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने दूं। अकेली लड़की के लिए ये ज़माना बड़ा ही ख़राब है बाजी।
उस दिन मुझे अब्बू की याद आ गई। रास्ते में आंसू पूंछता आ रहा था कि मुझे गली के नुक्कड़ पर अबरार मिल गया। अबरार को तो जानती हो ना, वो भी तो इन्हीं लोगों के साथ रहता है। अच्छा भला मर्द है, बीवी बच्चों वाला है, कमाता है और उन्हें भी खिलाता है। वही मुझे अपने डेरे तक ले गया। वहाँ जाकर उसने मुझे बताया कि हम सभी लोग तकरीबन मर्द हैं, लेकिन अपनी अपनी मजबूरियों के तहत ये सब काम करने पर मजबूर हैं। पहले तो उसकी बात पर मैंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर जब जहन सोचने पर आमादा हुआ तो मैं ये काम करने पर राज़ी हो गया। शुरू में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये काम अच्छा लगने लगा। मैं खुद में नाचती थरकती एक रूह को महसूस करके अपने ज़मीर को सुला देता था। मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे किसी महफिल में देख न लो। चाहता था कि तुम्हें मेरी हकीकत का भी इल्म न हो, इसीलिए रोज़ाना शॉपर में अपने कपड़े डालकर फ्लैश में रख देता था। बाजी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। शाकिर भाई ये कहकर फिर रोने लगा। फिर हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बेबसी के आंसू बहाने लगे। कुछ दिन वो भी घर से बाहर नहीं गया क्योंकि उसका दिल मुरझा गया था। मैंने कहा, शाकिर, अगर आज एक बहन की हकीकत पता चलने पर तुम इतने रंजीदा और शर्मिंदा हो तो सोचो कल को जब बाकी लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को इस बात की खबर होगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मुबादा तुम्हें सामने आमने छेड़ना ही न शुरू कर दें। मेरी बात पर उसने गौर से सोचना शुरू किया। फिर उसने ख्वाजा सराओं की वो महफिल तर्क कर दी, मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। पहले रेलवे स्टेशन पर एक कुल्ली की हैसियत से काम करता रहा। उसके बाद रेलवे के एक ऑफिसर ने उससे मुतासिर होकर अपने घर पर ड्राइवर रख लिया। जिंदगी यूं ही गुजरती रही, यहाँ तक कि भाई ने मुझे इज्जत से अपनी दहलीज से रुखसत किया। आज मैं ब्याह कर अपने घर आ गई हूँ। भाई ने भी अपने छोटे से घर में अपनी दुनिया बसा ली है, लेकिन उसकी मोहब्बत शायद ही मुझे ज़िंदगी में कहीं किसी और रिश्ते में मिले कि जिसने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स मजरूह कर दी। सच है कि ऐसे भाई खुशकिस्मत बहनों को ही मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।